हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पीटर ने एक एरियन के किलर को हरा दिया था, जिसकी वजह से अब पीटर और उसके साथियों को मुकम्मल तौर पर किलर बना दिया गया है। और हमने प्रीवियस एपिसोड की लास्ट में देखा था कि डाहो ग्रुप के चेयरमैन चो युनजिंग वो जानता है कि पीटर कौन है। तो अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट चोई पीटर से बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, लेकिन क्या तुम ये गेस कर सकते हो आखिर मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर पीटर मुस्कुरा रहा होता है, जिसके बाद हमें एक प्रीवियस में भी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें 1978 का सीन दिखाया जाता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किसी पर्सन को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा होता है और उसे बिजली के झटके दिए जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई और लोग नहीं बल्कि डाहो ग्रुप के लोग ही एक टेररिस्ट टॉर्चर कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने डाहो ग्रुप के प्रेसिडेंट के बेटे चो युनचंग को किडनैप कर लिया है। और ये लोग इस टेररिस्ट से चो युनचिंग की लोकेशन का पता करना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ ये पर्सन हंसता हुआ बोलता है, तुम चाहे मुझे जितना भी टॉर्चर क्यों न कर लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी उस लड़के की लोकेशन नहीं बताऊंगा। और अगर तुम चाहते हो कि हम लोग उस लड़के को जिंदा वापस छोड़ दें, तो तुम्हें हमें कोरिया की न्यू एटॉमिक मिसाइल देनी होगी। और हम देखते हैं कि सामने ही डाहो ग्रुप का प्रेसिडेंट खड़ा हुआ होता है, जिसे इसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन उसके पास खड़ा उसका मैनेजर उससे बोल रहा होता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। हमने अपनी इन्फॉर्मेशन के जरिए ये पता कर लिया है कि आपका बेटा कहाँ पर है, और हमने आर्मी की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस को आपके बेटे को रेस्क्यू करने के लिए भेज दिया है। और इसी के साथ हमें एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ट्रेन बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही होती है। लेकिन उस ट्रेन के ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ होता है, जिसने अपने हाथ में तोप पकड़ी हुई होती है और किसी चीज पर निशाना लगा रहा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि आर्मी का हेलीकॉप्टर है, जिसके अंदर आर्मी के सोल्जर्स चो युनचंग को रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इसी वक्त वो पर्सन इस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है। और इसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को बता दी जाती है, जो सुनकर प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया होता है और वो बोलता है, मैनेजर मैं जानता हूँ मेरे बेटे को कौन बचा सकता है, मेरे साथ चलो। जिसके बाद हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई पर्सन बहुत ही तेजी के साथ दरवाजा बजा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, फादर प्लीज बाहर निकलिए, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। और हम देखते कि ये और कोई नहीं बल्कि डाहो ग्रुप का प्रेसिडेंट है। और इसी के साथ वो प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, फादर प्लीज बाहर आइए, मैं जानता हूँ डाहो ग्रुप के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इसीलिए मैं आपको 10 सालों तक सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि नहीं 10 नहीं, मैं आपको पूरे 100 ईयर्स के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको मेरे बेटे को सही सलामत रेस्क्यू करना होगा। और मैं ये भी जानता हूँ आपके पास 12 डिसाइपल्स हैं, और मैं जानता हूँ आपके वो डिसाइपल्स कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किलर्स हैं, जिन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। इसलिए प्लीज मेरी हेल्प कीजिए और उन 12 डिसाइपल्स को मेरे बेटे को रेस्क्यू करने के लिए भेज दीजिए। और हम देखते हैं कि ये सुनकर उस फादर को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा होता और वो बोलता है, प्रेसिडेंट आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। लेकिन ये सुनकर प्रेसिडेंट चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा किडनैप हो गया है और मुझे तुम्हारे डिसाइपल्स की जरूरत है। लेकिन ये सुनकर वो फादर बोलता है, प्रेसिडेंट मुझे लगता है तुम समझे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है 12 डिसाइपल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल पहले ही तुम्हारे बेटे को रेस्क्यू करने के लिए निकल चुका है। और इसी के साथ हमें उस डिसाइपल को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि पीटर है। और ये सुनकर प्रेसिडेंट बोल रहा होता है, फादर आखिर आप ये क्या कह रहे हो, मैं जानता हूँ आपके डिसाइपल्स कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा ट्रेन्ड असैसिन्स है, जिन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि आपका एक डिसाइपल मेरे बेटे को सही सलामत ला पाएगा? तो ये सुनकर फादर बोलता है, क्या तुम जानते हो मेरा जो डिसाइपल तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए गया है, वो मेरे डिसाइपल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो अकेला ही उन सब लोगों के लिए काफी है। हमारा हीरो जो कि ट्रेन के अंदर एंट्री कर चुका होता है, इसे देखकर यहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और एक पर्सन बोल रहा होता है, ओए लड़के आखिर तुम अंदर कैसे आए और क्या तुम अकेले यहाँ पर आए हो? पीटर इनका कोई जवाब नहीं देता और वो बोलता है, परफेक्ट मैचिंग। ये सुनकर उस पर्सन को कुछ भी समझ नहीं आती और वो बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? लेकिन इसी वक्त पीटर उसके सर में गोली मारता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। और हम देख पा रहे होते हैं कि इस ट्रेन के अंदर काफी ज्यादा लोग मौजूद होते हैं, लेकिन पीटर बहुत ही तेजी के साथ इन तमाम लोगों को ही मार रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने बहुत ही कम टाइम में वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार डाला होता है। और इसी के साथ पीटर बोलता है, परफेक्ट मैचिंग का मतलब मेरी गन में जितनी बुलेट्स हैं वो तुम्हारे हेड के साथ मैच कर रही है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ चुका होता है, जिसने चो युनचंग को पकड़ा हुआ होता है और वो बोलता है, ओए लड़के अपनी गन को फेंक दो, और अगर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं इसी वक्त इस लड़के को मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि पीटर भी वहीं पर खड़ा हो गया होता है और वो आगे नहीं बढ़ रहा होता। और इसी के साथ वो टेररिस्ट
बोल रहा होता है, लड़के मैंने सुना हुआ है डाहो ग्रुप के कनेक्शंस किलर ऑर्गेनाइजेशन से भी हैं और किलर ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे ज्यादा पावरफुल असैसिन है वो और कोई नहीं बल्कि पीटर है। तो क्या तुम पीटर हो? क्योंकि जिस तरह से तुमने मेरे तमाम साथियों को मार डाला ये कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं कर सकता। लेकिन इसी के साथ पीटर युनचेंग से बोलता है, हे युनचेंग, मेरे हाथ की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो और जैसे ही मैं बोलूं अपने सर को नीचे झुका देना। और ये सुनकर युनचेंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या? लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर जिसने अपने हाथों को ऊपर किया हुआ होता है वो अपने राइट हैंड के जरिए युनचेंग को नीचे झुकने का इशारा करता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने अपने हाथ में एक कॉइन को पकड़ा हुआ होता है और इसी वक्त पीटर उस कॉइन को बहुत तेजी के साथ उस पर्सन के ऊपर थ्रो करता है और हम देखते हैं कि युनचेंग ने अपने सर को नीचे कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो कॉइन सीधा उस टेररिस्ट के हेड पर लगता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो गई होती है। और इसी के साथ पीटर उस टेररिस्ट से बोलता है, वैसे मैंने तुम्हारा किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ मैं ही पीटर हूँ। इसके बाद युनचेंग पीटर से बोलता है, ब्रदर मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर तो बड़े स्टाइल में अपनी सिगरेट को निकालकर उसे जलाता है, जिसके बाद वो बड़े आराम से उसे पी रहा होता है। और इसी के साथ युनचेंग बोल रहा होता है, ब्रदर मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हें एक दिन रीपे जरूर करूंगा। लेकिन ये सुनकर पीटर अपनी कैप को उसके सर पर रख देता है और वो बोलता है, अब बस भी करो, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें सेव करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि मैं डाहो ग्रुप के फ्यूचर को सेव करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद पीटर वहाँ से जाते हुए बोलता है, अब मुझे ऐसे देखना बंद करो, रात काफी ज्यादा हो चुकी है और तुम्हारे फादर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और ये सुनकर युनचेंग भी पीटर के पीछे भागता हुआ चला जाता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, ये ब्रदर तो बहुत ही ज्यादा कूल है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनचेंग बोल रहा होता है, पीटर मेरे लिए एक ऐसा पर्सन है जिसे मैं कभी भी नहीं बुला सकता क्योंकि वो मेरा सेवियर है। क्यों? मैंने सही कहा ना? और ये सुनकर पीटर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ युनचेंग बोलता है, क्या तुम पीटर के ग्रैंडसन हो? क्योंकि तुम बिल्कुल उसके जैसे ही लगते हो। और ये सुनकर पीटर काफी ज्यादा रिलैक्स हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था इसने मुझे पहचान लिया है, लेकिन इस बात को 50 साल हो चुके हैं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो बच्चा जिसकी मैं जान बचाऊंगा वो एक दिन इतने हैंडसम पर्सन में बदल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनचेंग पीटर के साथ बातें कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि तुमने वेपन्स में से कोई भी चीज चूज नहीं की और तुमने सिर्फ पेन को ही चूज किया है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो पीटर बोलता है, मुझे लगता है मेरे लिए वही काफी था। तो युनचेंग बोलता है, फिक्र मत करो क्योंकि अब तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाने दे सकता और तुम कोई आम पर्सन तो हो नहीं बल्कि तुम एक ऐसे पर्सन की ग्रैंडसन हो जिसका मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ। और सच बताऊं तो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को ये खुद अपने हाथों से देना चाहता था, लेकिन क्योंकि अब तुम यहाँ पर हो तो मुझे लगता है कि ये चीज मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और हम देखते हैं कि ये कुछ और चीज नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बाइक होती है जो कि एक काफी ज्यादा एडवांस बाइक है। और इसे देखकर पीटर और यूनहुआ दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि जे और होंग भी वहाँ पर आ गए होते हैं और वो बोलते हैं, हे सिस्टर क्यों ना तुम इन वेपन्स को ले लो और हमें भी 2 ऐसी बाइक्स दे दो। लेकिन ये सुनकर वो लेडी बोल रही होती है, हमारे पास ऐसी और बाइक्स नहीं है, ये एक स्पेशल मॉडल है जो हमारे पास सिर्फ एक ही है। और हम देखते हैं कि पीटर यूनहुआ को एक हेलमेट दे देता है और ये देखकर यूनहुआ पूछती है, आखिर तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? तो पीटर बोलता है, वो इसलिए क्योंकि हम दोनों ही बाइक पर वापस जाने वाले हैं। और ये सुनकर यूनहुआ भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन इसी वक्त इन लोगों को इनके टीचर का कॉल आता है, जिसके बाद वो टीचर बोलता है, स्टूडेंट्स तुम्हें मुबारक हो क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे किलर लाइसेंस मिल चुके हैं। और हाँ, मैंने कॉल इसलिए की है क्योंकि कुछ सीनियर किलर्स तुमसे मिलना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जाकर कल उन लोगों से मिल लेना। और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये चारों ही एक चर्च के बाहर आ गए होते हैं। और इसी के साथ जे और होंग अंदर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो कह रहे होते हैं, वेल दोस्तों तुम लोगों को क्या लगता है आखिर वो लोग हमारा स्वागत कैसे करेंगे? क्या वो सब लोग हमें अच्छे से ट्रीट करेंगे या फिर वो हमें तेजी से ग्रो होने के लिए मोटिवेट करेंगे? और ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, वेल यूना मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आखिर तुम इस बारे में क्या सोचती हो? तो ये सुनकर यूना कुछ भी नहीं बोल रही होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दरवाजे को ओपन करते हैं, लेकिन वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हमें चर्च के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस वक्त काफी ज्यादा लोग होते हैं और वहाँ पर प्रेयर करवाई जा रही होती है। और इन्हें देखकर ये पता चल ही नहीं रहा होता कि यहाँ पर कोई किलर भी मौजूद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब प्रेयर खत्म हो जाती है तो सभी लोग जाकर वहाँ के फादर से कुछ चीजें कलेक्ट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो फादर उन्हें जो चीज दे रहा होता है वो और कुछ नहीं बल्कि कुछ कॉइन्स होते हैं जिनके ऊपर उनके मिशन लिखे हुए होते हैं। और ये देखकर यूनहुआ काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है, ये मेथड तो सच में काफी ज्यादा यूनिक है। और हम देखते हैं कि जे और होंग दोनों ने इन कॉइन्स को लिया होता है और हम देखते हैं कि इन दोनों के कॉइन के ऊपर ही फाइट लिखा हुआ होता है। और ये देखकर उन्हें तो समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका मतलब क्या है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर वो फादर आ जाता है और वो बोलता है, फ्रेंड्स मुझे लगता है तुम लोग न्यू कमर्स हो। तो ये सुनकर होंग काफी ज्यादा खुश होते हुए वो बोलता है, यस हम लोग न्यू कमर्स हैं, लेकिन आखिर हमें किस तरह का टोकन दिया गया है? तो वो बताता है, असलियत में हम लोग न्यू कमर्स को कोई भी मिशन नहीं देते बल्कि ये एक
स्पेशल टास्क है जो तुम्हें कंप्लीट करना है। और हम देखते हैं कि वो उन लोगों के सामने एक वाइन के गिलास को ले आया होता है, जिसे देखकर इन दोनों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती और हॉन्ग पूछ रहा होता है आखिर हमें इसका करना क्या है, क्या ये ड्रिंक करने के लिए है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो पर्सन उस ड्रिंक को हॉन्ग के सर के ऊपर गिरा देता है और इसी के साथ वो हॉन्ग का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओए बेवकूफ, तुम लोग सिर्फ डी रैंकर्स हो और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वेलकम यहाँ पर फूलों के साथ किया जाएगा। और इसी के साथ वो हॉन्ग को गाली देते हुए उसका मजाक उड़ाता है और ये सुनकर हॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी के साथ वो उस टोकन को भी तोड़ देता है और हंसते हुए बोलता है, मैंने सोचा नहीं था यहाँ पर ऐसा भी कुछ होगा, लेकिन बुड्ढे खोसट, तुम्हें सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा क्राउड इकट्ठी हो गई होती है और यहाँ पर ये जितने भी लोग मौजूद है ये सभी किलर्स हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे और हॉन्ग दोनों ही वार्म अप करते हुए बोलते हैं, तुम लोग यहाँ पर इस तरह से एक्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम लोग बी रैंकर्स हो और तुम्हें लगता है हम लोगों की रैंक डी है इसलिए हम तुम लोगों से कमजोर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमसे फाइट करने के बाद तुम्हारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर एक और पर्सन आ चुका होता है और वो हंसते हुए बोलता है, बच्चों मुझे लगता है तुम सच में नहीं जानते कि किलर्स में रैंक्स का डिफरेंट किस वजह से होता है। लेकिन इसी वक्त हॉन्ग उस फादर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, हाँ मैं नहीं जानता कि रैंक्स का डिफरेंट क्या होता है, लेकिन मैं ये बता दूं कि हम डी रैंकर्स बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। और इसी के साथ जे भी उस फादर के ऊपर अटैक कर देता है और वो बोल रहा होता है, हम लोग एक दिन एस रैंक किलर्स बनकर रहेंगे। और हम देखते को दोनों ही उस फादर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और ये देखकर यूनुआ काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है जे और हॉन्ग दोनों सच में काफी ज्यादा खास है। ये पर्सन एक बी रैंक का किलर है, लेकिन इसे भी इन दोनों का मुकाबला करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जिसके बाद हमें दोबारा से उन दोनों का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो फादर काफी ज्यादा पीछे हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो देखता है कि वहाँ पर हॉन्ग नहीं होता और वो सोच रहा होता है आखिर वो स्मॉल लड़का कहाँ पर गया चला, अभी तो वो मेरे बिल्कुल सामने था। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि हॉन्ग ने उस फादर के पैरों को पकड़ लिया होता है और वह बोलता है, क्या तुम मुझे तलाश कर रहे हो। और ये देखकर वो फादर सोच रहा होता है आखिर ये कमीना मेरे पीछे कब आ गया। जिसके बाद हॉन्ग चिल्लाकर जे को अटैक करने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि जे काफी ज्यादा ऊंची जंप लगाकर उस फादर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि हॉन्ग के चेहरे के ऊपर ब्लड गिर रहा होता है, जिसे देखकर हॉन्ग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। और हम देखते हैं कि उस फादर ने अपने पास से कोई वेपन निकाल लिया होता है और वो बोलता है, जब मैं तुम्हारी एज का था तो मेरे अंदर भी बहुत ही ज्यादा जोश था, लेकिन जैसा तुम सोचते हो ये वर्ल्ड बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और हम देखते हैं कि उस पर्सन ने अपने वेपन के जरिए जे के हाथों को जख्मी कर दिया होता है। और ये देखकर हॉन्ग चिल्लाकर बोलता है, जे क्या तुम ठीक हो। लेकिन उसी वक्त वो पर्सन हॉन्ग के चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और ये देखकर यूनो काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो उन्हें रुकने के लिए बोलती है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बी रैंकर आ गया होता है और वो पीटर और यूनो के कंधे के ऊपर हाथ रख देता है और वो बोलता है, तो आखिर तुम लोगों को इस रियल वर्ल्ड को देखने के बाद कैसा लग रहा है। क्या तुम लोग जानते हो तुम्हारे सामने ये जो ओल्ड पर्सन है ये अपनी जिंदगी के कई साल लगाने के बाद अब जाकर एक बी रैंकर बन पाया है, और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से एस रैंकर्स बन सकते हो। क्या तुम जानते हो इस पूरी सिटी में टोटल जो डी रैंकर्स है उनकी तादाद 336 है और जो सी रैंक किलर्स है उनकी तादाद टोटल 200 है। जिसके बाद बी रैंकर्स उनकी तादाद टोटल 100 है। जिसके बाद आते हैं ए रैंकर्स और हमारी पूरी सिटी में टोटल ए रैंकर्स सिर्फ 36 है। जिसके बाद बारी आती है एस रैंक किलर्स की। लेकिन सच बताऊं तो कोई भी पर्सन ये नहीं जानता कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने एस रैंक के किलर्स हैं। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा किंग रह चुका है जिसे सभी लोग जानते हैं और उसका सामना कोई भी नहीं करना चाहता, और वो है पीटर, जो कि शायद एक एस रैंक या फिर उससे भी ज्यादा अबव है। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है, क्या तुम लोग जानते हो मैंने तुम्हें ये सब क्यों बताया है। वो इसलिए क्योंकि आजकल की न्यू जनरेशन के लोग सीधा एस रैंक के ही ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक एस रैंक का किलर बनना कोई आम बात नहीं, क्योंकि एस रैंक किलर बनने के लिए तुम्हारे पास अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो कि तुम लोगों के पास नहीं है। और हाँ, एक चीज तो मैं तुम्हें बताना भूल गया, हमारे इस गिल्ड में एक और नाम है जो कि बहुत ही ज्यादा खास है और वो है डिसाइपल। क्या तुम जानते हो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल 12 डिसाइपल है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज तक उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा और शायद जो उनसे मिला है वो आज जिंदा नहीं है। जिसके बाद हमें हॉन्ग का सीन दिखाया जाता है जिसे उस पर्सन ने मार मार कर बहुत ही बुरी हालत में कर दिया होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, क्या तुम जानते हो तुम एक डिसाइपल कैसे बन सकते हो। तो ये सुनकर हॉन्ग बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, मैं कहना ये चाहता हूँ अगर तुम एक डिसाइपल बनना चाहते हो तो तुम्हें मरकर दोबारा से जिंदा होना होगा, क्योंकि तुम अपनी इस लाइफ में तो कभी भी डिसाइपल नहीं बन सकते। और इसी के साथ वो हॉन्ग को एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और वो हॉन्ग को नॉकआउट कर देता है। और ये देखकर यूनवा बोल रही होती है, सर प्लीज आपको इतना ज्यादा क्रूअल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर वो दूसरा पर्सन आकर
यूनोवा के सर में टच करते हुए बोलता है, तुम्हें उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है, तुम भी तो एक डी रैंकर हो ना, हम तुम्हें कैसे भूल गए। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि पीटर ने उसके हाथ को पकड़ लिया होता है और वो बोलता है, सर प्लीज आपको लाइन क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि पीटर ने उसके हाथ को बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ पकड़ा हुआ होता है और ये देखकर वो पर्सन बोल रहा होता है, ओए आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। लेकिन इसी के साथ हम एक प्रीवियस मैप भी दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि वो ब्लाइंड लड़की पीटर के ऊपर चिल्ला रही होती है और वो बोल रही होती है, पीटर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम उन लोगों से फाइट नहीं करोगे, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि तुम सिर्फ एक न्यूबी हो जिसे किलर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आइंदा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर ने उस पर्सन के हाथ को छोड़ दिया होता है, लेकिन इसी वक्त वो पर्सन पीटर के चेहरे पर बहुत ही कस के थप्पड़ मारता है और ये देखकर यूनोवा काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन बोल रहा होता है, मैंने फाइट का नाम क्या लिया, तुम तो सच में डर गए, तुम तो बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। और वो पीटर की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है, लेकिन पीटर उसकी तमाम बातों को बड़ी खामोशी से सुन रहा होता है। जिसके बाद पीटर बोलता है, सर मेरे साथी की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब है और हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, ओ तो तुम उसकी फिक्र कर रहे हो, वाओ ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, अगर ऐसा है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे पे करना होगा। ऐसी के साथ वो काफी ज्यादा बुरी स्माइल देते हुए बोलता है, चलो जल्दी से अपने किलर लाइसेंस निकाल कर मुझे दे दो। और ये सुनकर पीटर बहुत ही खामोशी से उसे देख रहा होता है। तो वो पर्सन बोलता है, तुम उन्हें वापस ले सकते हो, जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो दोबारा आकर उन्हें मुझसे ले जाना। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वह सभी लोग उस चर्च से बाहर आ गए होते हैं और इसी के साथ हॉन्ग बोल रहा होता है, दोस्तों मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ और मुझे तुम्हें सिर्फ अपनी कूल साइड ही दिखानी चाहिए, लेकिन सच में आज मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर उसके पास आ गया होता है और वो उसके सर पर हेलमेट को पहना देता है और वो बोलता है, लीडर अब बस भी करो, हमें चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि हॉन्ग काफी ज्यादा रो रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर और यूनोवा दोनों ही बाइक पर जा रहे होते हैं और इसी के साथ यूनोवा बोल रही होती है, आखिर मैं खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकती हूँ। तो ये सुनकर किम बोलता है, स्टूपिड क्वेश्चंस करना बंद करो, आखिर तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रही हो। जिसके बाद यूनोवा बोलती है, किम क्या तुम्हें इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, क्यों उन लोगों ने हमारे किलर लाइसेंस को ले लिया है, हम लोग वीक हैं और अगर उन लाइसेंस को हम लोगों से छीन लेते तो मैं इस बात को समझती हूँ कि हम लोग वीक है इसलिए हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो आखिर तुमने अपने लाइसेंस को उन लोगों को क्यों दे दिया। और हम देखते हैं कि पीटर यूनोवा का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। जिसके बाद यूनोवा बोलती है, सच में अब तो तुम कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, तुम तो काफी ज्यादा एनोइंग हो। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम दोबारा से उसी चर्च को देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों ही बी रैंक किलर्स उस चर्च के अंदर आ रहे होते हैं और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग पीटर और उसके साथियों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और इसी के साथ उनमें से एक बोल रहा होता है, हे तुमने उस लड़के से बोला जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो वापस आकर अपनी लाइसेंस को ले जाना, तुम्हें क्या लगता है क्या वो लड़का कभी वापस आएगा। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो दोबारा आया तो मुझसे पिट कर ही वापस आएगा। लेकिन इसी के साथ वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि पीटर उसके सामने ही बैठा हुआ होता है और ये देखकर वो पर्सन बोलता है, मुझे लगता है आजकल की जनरेशन अपने बड़ों की बातें नहीं मानती, लेकिन इन्हें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि आज के बाद ये किसी की भी बात मानने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन ये सुनकर पीटर उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता और ये देखकर वो पर्सन बोल रहा होता है, ओ तो क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सुनकर पीटर बोलता है, वैसे तुम लोगों को इतना ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, ओए क्या तू कोई बेवकूफ है, मैं क्या पूछ रहा हूँ और तू मुझे क्या जवाब दे रहा है। तो हम देखते कि पीटर अपनी सीट से खड़ा हो गया होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, तुमने बोला तुमने कभी भी एक एस रैंक किलर को नहीं देखा है, लेकिन फिक्र मत करो, आज मैं तुम्हें एक एस रैंक किलर की स्किल्स को जरूर दिखाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने अपने हाथ में एक माला को पकड़ा हुआ होता है और ये सुनकर वहाँ पर कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोशी हो गई होती है। जिसके बाद एक पर्सन बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम हमें आज एक एस रैंक किलर की स्किल्स दिखाओगे। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, सच में काफी अच्छा मजाक था, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने ज्यादा साल गुजारे हैं, लेकिन आज तक मैंने एक एस रैंक के किलर को नहीं देखा और ये लड़का बोल रहा है कि आज ही हमें एक एस रैंक किलर की स्किल्स को दिखाएगा। सच में इससे अच्छा मजाक तो कोई हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ वो खामोश होकर बोलता है, लड़के तुम्हारा मजाक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब तुम हमारे हाथों से मरने वाले हो और तुम्हें यहाँ पर दोबारा वापस नहीं आना चाहिए था। इसके बाद वो बोलता है, जियोंग आखिर तुम वेट क्यों कर रहे हो, चलो और जल्दी से जाकर इसे मार डालो। जिसके बाद वो अपनी साथी की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि वो बी रैंक किलर कुछ भी नहीं बोल रहा होता और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो किसी सदमे में है। और ये देखकर उसका साथी सोच रहा
रहा होता है आखिर इसे हुआ क्या है। मैंने आज से पहले इसके चेहरे पे ऐसे लुक को कभी नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस लड़के से डर रहा है। और इसी के साथ वो बी रैंक किलर सोच रहा होता है ये लड़का सिर्फ एक हाई स्कूलर है जो कि सिर्फ एक डी रैंक का किलर है। और अगर देखा जाए तो इसके पास कोई भी वेपन नहीं है और इसने सिर्फ अपने हाथों में एक माला को पकड़ा हुआ है। और अगर देखा जाए तो मेरे पास बहुत ज्यादा ओपनिंग्स है और मैं इसके ऊपर अटैक करके इसे एक ही बार में मार सकता हूँ। लेकिन फिर भी न जाने क्यों इस लड़की की आंखों में देखने के बाद मुझे अपनी मौत नजर आ रही है। आखिर ये लड़का है कौन? कहीं मैंने किसी गलत पर्सन से तो पंगा नहीं ले लिया। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं इसके अगले एपिसोड और भी ज्यादा बेडस होने वाले हैं और उन्हें देखने में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारी एक सीरीज कंप्लीट हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे किसी एक ऐसी सीरीज का नाम बताओ जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी हो और उस सीरीज का हीरो हमारी एक्सप्लेन की जा रही सीरीज के जैसा ही बेडस हो। इसलिए अगर आप लोगों को किसी बेडस सीरीज के बारे में पता है तो आप लोग मुझे उसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि मैं उसे एक्सप्लेन जरूर करूंगा। दोस्तों आप में से जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दो, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इसी के साथ हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।